हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हरियाणा सिविल सर्विसेज के प्री के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आए क्वेश्चंस को देखेंगे। ये वीडियो बेसिकली हिस्ट्री पे होगा। हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन सारे आंसर्स को करेंगे और नेक्स्ट वीडियो फिर ज्योग्राफी की और सब्जेक्ट वाइज मैं पूरी सीरीज कवर कर दूंगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, इन कंटेक्स्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट विच पेयर मेंशन आर मेज्ड प्रॉपरली। यानी आपको क्विट इंडिया मूवमेंट के संदर्भ में बात की गई है और बोला जा रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच है। ऑप्शन देखिए, उषा मेहता क्लेंडेस्टाइन रेडियो ब्रॉडकास्ट, केटी भाष्यम रनिंग इंडिपेंडेंट लोकल गवर्नमेंट, चित्तू पांडे लेबर अर्नेस्ट, और चौथा है मंतांगिनी हाजरा अटैक ऑन पुलिस स्टेशन। सो देखिए आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा उषा मेहता किससे रिलेटेड है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया है सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है 2011 में। बोला गया है भारतीय फ्रीडम स्ट्रगल के संदर्भ में उषा मेहता इज़ वेल नोन फॉर, और उत्तराखंड लोअर सब प्री 2010 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। सो इसका आंसर फिर क्या था, रनिंग द सीक्रेट कांग्रेस रेडियो इन द वेक ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। यानी क्विट इंडिया मूवमेंट में जब सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था तो उस टाइम पे सीक्रेट क्लेंडेस्टाइन कांग्रेस रेडियो इन्होंने चलाया था। उषा मेहता इस वजह से फेमस है। सो फिर अगर आपने ये PYQ की होगी तो इसका फिर आप समझ गए होंगे फर्स्ट जो बिल्कुल सही है। और चित्तू पांडे देखिए 1942 में ही क्विट इंडिया मूवमेंट में जब पैरेलल गवर्नमेंट स्थापित की गई थी तो बलिया में चित्तू पांडे ने पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया था, राइट। तो रनिंग इंडिपेंडेंट लोकल गवर्नमेंट ये सही होता, ठीक है। और केटी भाष्यम लेबर अर्नेस्ट से जुड़े हुए थे मद्रास में। सो देखिए यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया गया बी और सी को, और ए और डी सही है। मान लीजिए आपको इतना ना पता होता तो सिर्फ अगर आपको फर्स्ट का पता होता तो देखते हैं हम लोग क्या क्या एलिमिनेट कर पा रहे हैं। सो ए तो सही है, यानी आंसर में बी नहीं आएगा, फिर सी नहीं आएगा। और डी में क्या था, 1 A and D था। ओके, सो हमारे पास बचते हैं ए और डी। और अगर आपने फिर ये देखा होगा मंतांगिनी हाजरा के बारे में, ठीक है, जिन्हें बूढ़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। यस इट सी वाज अटैक्ड ऑन पुलिस स्टेशन, और 1942 में ही क्विट इंडिया मूवमेंट में तमलुक डिस्ट्रिक्ट में सी वाज अटैक्ड। सो फिर ए और डी जो है वो सही होता। तो हमारा आंसर फिर क्या बनेगा, ऑप्शन डी, ठीक है। और बी और सी को इंटरचेंज करके लिख दिया गया है। तो ये देखिए आप फ्यूचर लर्निंग ले लीजिए यहाँ से कि चित्तू पांडे और जितने भी आपको पैरेलल गवर्नमेंट है वो सारे पढ़ने हैं। और देखिए PYQs अगेन यहाँ पे भी काम कर रही है। ऑल्दो आपने पूरा कवर नहीं कर पाया ये क्वेश्चन, बट आपको 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए यहाँ से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द कॉलम आपको दिया गया, बोला गया शाहजहां के टाइम पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को आपको मैच करना है। सो यहाँ पे देखिए आपको जो सबसे पहले जो इजी लगता हो वो पहले मैच करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको चारों आएंगे, बट अगर आपको 1 और 2 भी पता है तो आप यहाँ से 2 और 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर ले जाते हैं। सो देखते हैं सबसे पहले क्या होगा हमें। मोती मस्जिद, तो अगर जिन्हें डायरेक्टली पता है, फैक्चुअली पता है कि मोती मस्जिद कहाँ पे है, वो तो सबसे पहले इन्हें ही मैच करेंगे। बट मैं पहले बी को मैच करूँगा, जहांगीर का मकबरा, ठीक है। तो देखिए ये ट्रिक मैंने आपको नहीं बताई है, अगर तो आप ये देख लीजिए। आपको ये तो पता होगा कि मुगल जो रूलर्स हैं उनकी ट्रिक क्या है। आप नॉर्मल भी याद रख सकते हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बादशाह के नाम से, ठीक है। और इनकी ट्रिक बनती है कादी सिलाराबाद। मैं ऐसे ही याद रख लेता हूँ। अगर आपको ये एक वर्ड बस आप याद कर लेंगे तो फिर आपको सारे के सारे मुगल किंग के जो मकबरे हैं वो याद हो जाएंगे। का से काबुल, दी से दिल्ली, उसके बाद यहाँ पे सी से सिकंदराबाद में अकबर का मकबरा है। उसके बाद लाहौर में जहांगीर का है। फिर अगर आप आगे देखेंगे शाहजहां, तो शाहजहां का ऑफकोर्स आगरा में। उसके बाद रा से आगरा। उसके बाद फिर ए फॉर औरंगजेब का लास्ट में आपका औरंगाबाद। सो यहाँ पे आप देख लीजिए फिर क्या होगा। जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है बताइए, लाहौर में। सो जब आप बी को मैच करेंगे 1 के साथ, जहांगीर का मकबरा लाहौर में, तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पे बी एलिमिनेट हो जाएगा और डी भी एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे, ए और सी। नाउ नेक्स्ट देखिए, एक्सटेंसिव यूज ऑफ कैलीग्राफी। सो कैलीग्राफी का यूज़ कहाँ पे होगा, लाहौर, ताजमहल, पीकॉक थ्रोन, आगरा। अगर आपने सिर्फ ये भी पता होगा कि कैलीग्राफी का मतलब हस्तलेखन प्रणाली होता है जिसमें ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग का यूज़ किया जाता है, तो ऑफकोर्स आप ताजमहल के साथ मैच करेंगे। और दूसरा बोला गया फर्स्ट कमीशन आफ्टर बिकमिंग एम्पेरर, तो ऑफकोर्स पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन, जो कि नादिर शाह ने लूट लिया था। और मोती मस्जिद तो लगभग हर किसी को पता होता, आगरा। तो सिर्फ आपको ये भी अगर पता होता कि फर्स्ट वाला जो है वो 4 के साथ है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन ए और सी ही हमारे पास बचते हैं। बी और डी एलिमिनेट हो गए थे। उसके बाद जहांगीर का मकबरा हमने देखा कहाँ पे, लाहौर में। तो 4 और 1 कहाँ पे, कौन सा आंसर बन रहा है, ऑप्शन नंबर, अच्छा दोनों में ही है ना। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सटेंसिव यूज ऑफ कैलीग्राफी, ताजमहल। तो हमारा आंसर फिर बन गया ऑप्शन सी, राइट। फिर से देख लीजिए, मोती मस्जिद आगरा हो गया। उसके बाद जहांगीर का मकबरा हमने देखा लाहौर। उसके बाद एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ कैलीग्राफी ताजमहल में है। और फर्स्ट कमीशन आफ्टर बिकमिंग एम्पेरर, शाहजहां जब फर्स्ट एम्पेरर बने तो फिर किसे सबसे पहले कमीशन किया, पीकॉक थ्रोन को। तो फिर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूफी संत के आपको नाम दिए गए हैं और मैच करने के लिए कहा गया। देखिए ये क्वेश्चन देखने में डिफ़िकल्ट लग रहा है। अगर आपको एक दो पता है तो फिर ठीक है, जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती का पता होता है सबको, अजमेर में दरगाह है। बट अगर आप वो एलिमिनेट करेंगे तो ए बी सी लगभग सभी में मिलेगा। सो यहाँ पे देखिए फाउंडर ऑफ सुहरावर्दिया ऑर्डर, सो ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में भी कवर है, स्पेक्ट्रम में भी दिया गया। सुहरावर्दी ऑर्डर के फाउंडर कौन है? बहाउद्दीन जकारिया। सिर्फ अगर आपको ये पता है तो ए जाएगा 4 के साथ, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें A4 है, बी सी और डी एलिमिनेट हो जाते हैं। आपका आंसर ऑप्शन ए है। सो देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपको चारों के बारे में पता हो, बट इंपॉर्टेंट जो सूफी ऑर्डर्स हैं आपको उनके संस्थापक, उनके जो मेन सूफी सेंट हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए। सो ये थीम्स वाली एनसीईआरटी है, यहाँ से भी आप रिवाइज कर सकते हैं कहाँ कहाँ पे दरगाह है सूफ़ी टीचर्स की। शेख मोइनुद्दीन सिजगी की आप देख लीजिए, अजमेर में है। उसके बाद इसी तरह से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दिल्ली में है, और निज़ामुद्दीन औलिया की ऑफकोर्स दिल्ली में। ये वाले आप जरूर रिवाइज कर लीजिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किंग हर्षवर्धन के बारे में आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। ही बिलोंग टू मोखारी डायनेस्टी, नहीं, हर्षवर्धन जो है वो वर्धन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। वर्धन या फिर पुष्यभूति के नाम से भी ये डायनेस्टी पॉपुलर है। सो अगर आप यहाँ पे ए को एलिमिनेट करेंगे तो ए कट गया, सी नहीं, सी में नहीं है, बी और डी ये तीनों एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बनता है। अगर आपको एक भी पता है तो आप वहाँ से एलिमिनेट कर लेंगे। ही वॉज डिफीटेड बाय पुलकेशिन सेकंड, हाँ हमने देखा, हमें ये पता होना चाहिए कि नर्मदा रिवर के पास जो है वो इन दोनों के बीच, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था। उसके बाद बाण, मयूर, मतंग, दिवकर वर द फेमस राइटर्स एट हिज कोर्ट। इतनी डिटेलिंग जिन्हें पता होगी वो कर लेते हैं, बट अगर आपको सिर्फ एक ए पता है जो कि बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। चारों पता होना ज़रूरी नहीं होता है। हर्षा हिमसेल्फ रोड 3 प्ले, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागमंजरी। देखिए ये नागमंजरी के कारण बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि नागानंद जनरली बुक में दिया जाता है। सो कोई नहीं, बस एक ही नाम है, दोनों का नाम बस इंटरचेंज कर दिया गया है। सो इस मैप के बारे में आपको ब्रीफ आइडिया होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप है 6 to 9th सेंचुरी का। देखिए ये पुष्यभूति वाला रीजन यहाँ पे है। उसके बाद फिर ये देखिए मोखारीज यहाँ पे है। लेट गुप्ता की बात की जा रही है, यानी गुप्ता पीरियड के डाउनफॉल के बाद ये सारी स्मॉल डायनेस्टीज देखने को मिली। मैत्रक वल्लभी वाले रीजन में गुजरात में है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको टेम्पल्स के बारे में दिया गया और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। बोला गया रीबिल्डिंग ऑफ मदुरई मीनाक्षी टेम्पल बाय द नायकाज। देखिए मीनाक्षी टेम्पल तो बहुत ही पहले बना था 6th 7th सेंचुरी में, बट यहाँ पे रीबिल्डिंग की बात की जा रही है, और ये रीबिल्डिंग नायकाज के द्वारा बहुत ही बाद में 16 to 17th सेंचुरी में की गई थी। और दूसरा देखिए बोला जा रहा है विट्ठल टेम्पल एट हम्पी। सो हम्पी में विट्ठल टेम्पल जो है वो कब बनाया गया? लगभग 15th सेंचुरी के आसपास। ग्रुप ऑफ टेम्पल्स एट पट्टाडकाल। सो देखिए पट्टाडकाल में जो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं उनमें सबसे फेमस जो टेम्पल है वो विरूपाक्ष मंदिर है। विरूपाक्ष मंदिर का नाम आपने सुना होगा, और इसका टाइम पीरियड है लगभग 8th सेंचुरी का, राइट। और वृहदेश्वर मंदिर हर किसी को पता होता है। वृहदेश्वर टेम्पल चोला पीरियड के टाइम पे सबसे फेमस टेम्पल है, 10,010 AD में बनाया गया था। सो यहाँ से अगर हम फिर देखें तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है? ऑप्शन सी, क्योंकि पट्टाडकाल का जो टेम्पल है जिसमें विरूपाक्ष मंदिर शामिल है वो 8th सेंचुरी में बना है, ठीक है। और उसके बाद वृहदेश्वर मंदिर लगभग 10th सेंचुरी। उसके बाद फिर आप देखेंगे विट्ठल टेम्पल, तो विट्ठल टेम्पल का टाइम पीरियड 15th सेंचुरी, और सबसे लास्ट में आता है रीबिल्डिंग ऑफ द मदुरई मीनाक्षी टेम्पल। सो आंसर फिर क्या है इसका? ऑप्शन बी। डिफिकल्ट क्वेश्चन था हर किसी के लिए, बट सिर्फ अगर आपको एक अगर आप पता कर लेते हैं, हाँ सबसे पहले जो है वो विरूपाक्ष मंदिर सबसे ओल्ड है हमें से, सो आपके 2 ऑप्शन बचते बी और सी, और फिर वहाँ से आप कर सकते थे इसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन यहाँ पे मेज द कॉलम दिया गया। सो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें इनमें से क्या आता है। तो अगर आप तोलका पीएम की बात करें, सो तोलका पीएम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, CAPF में भी पूछा गया है, और भी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया कि तोलका पीएम क्या है। सो तोलका पीएम एक तमिल ग्रामर है। सो अगर आपको सिर्फ ये पता था तो आपका आंसर फिर बन जाता, क्योंकि सारे ही एलिमिनेट हो जाते हैं यहाँ पे। सो हमारा आंसर फिर बन गया ऑप्शन ए। सो ऐसा नहीं आपको चारों पता होना चाहिए, अगर आपको एक पता है, जो कि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि तोलका पीएम क्या है, एक तमिल ग्रामर है। एग्जाम अगर आपने PYQs किए हैं तो ये आपको पता होता। सो फिर यहाँ बाकी के देख लेते हैं। अरिका मेडू भी रोमन फैक्ट्री, हाँ फैक्ट्री के लिए फेमस था। उसके बाद वल्लाल पेट्रोन्स होते हैं, और मा एंड वैली ये एक लैंड की मेजरमेंट थी। सो इसका आंसर फिर क्या? ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए और उसके बेसिस पे आंसर करना है। पहला स्टेटमेंट है राजेंद्र फर्स्ट चोल इंट्रोड्यूस मलिगाई कोल, जो कि एक स्टैंडर्डाइज मेजरिंग यूनिट था। दूसरा बोला गया राजेंद्र चोल के सन अरुमोली वर्मन ने बृहदेश्वर मंदिर को बनाया है। सो आपको पता होगा कि बृहदेश्वर मंदिर जो कि काफ़ी फेमस है, जिसे राजा राजेश्वर टेम्पल के नाम से जाना जाता है, उसे राजा राज चोल ने 1010 AD में बनवाया था।
सो यहाँ पे तो सेकंड गलत है। अगर आपको सिर्फ ये पता है कि जो सेकंड स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है तो आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, ए और डी चला जाता है। अब इसमें से क्या फर्स्ट सही है, राजेंद्र चोल इंट्रोड्यूस्ड मलिगाई कोल। देखिए ये भी कुछ सालों पहले द हिंदू में आई थिंक ये आया था न्यूज़, मैंने देखा था। तो मलिगाई कोल एक स्टैंडर्डाइज मेजरिंग यूनिट है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि स्टेटमेंट 1 स्टैंडर्ड बुक में कवर नहीं किया गया, बट इसका आंसर फिर क्या है, ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि हु बिल्ड द बृहदेश्वर टेम्पल, राजा राज चोल। ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है हाईएस्ट टू लोएस्ट लेवल में आपको मुगल इंडिया में हायरार्की लगानी है। यहाँ पे हाईएस्ट टू लोएस्ट बोला गया, ना कि लोएस्ट टू हाईएस्ट। सो सबसे पहले देखते हैं हमें इनमें से कौन सा वर्ड पता है, फौजदार और मुकद्दम। सो देखिए मुकद्दम विलेज हेडमैन को कहा जाता था, ये हर स्टैंडर्ड बुक में आपको मिल जाएगा, इवन एनसीईआरटी में भी है कि मुकद्दम जो है वो विलेज हेडमैन होता था। तो सबसे छोटी यूनिट तो विलेज ही होगी। सो यहाँ से सी और डी कट गए, सी और बी। ओके, अब हमारे पास बचा ए और डी। यहाँ पे मुकद्दम है, फिर अमीन, फिर फौजदार, फिर सूबेदार। तो आपको पता होगा कि सबसे बड़ी जो यूनिट होती थी वो सूबा होती थी। हाल ही में सिविल सर्विस में ये क्वेश्चन आया था ना कि आपको क्रोनोलॉजी में लगाना था इसे। सो उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि लोएस्ट टू हाईएस्ट लेवल में आपको लगाना है। तो सबसे पहले था परगना, फिर सरकार, फिर सूबा। तो सबसे बड़ी यूनिट जो है वो क्या थी, सूबा थी। आपको ना ये बताना है कि अकबर के टाइम पे उसके जो एरिया है वो कितने सूबों में विभाजित था। ठीक है। सो उसके बाद तो फिर यहाँ पे हमने क्या देखा कि सबसे छोटी यूनिट जो है वो कौन सी आएगी, मुकद्दम की, उसके बाद फिर अमीन, और सबसे बड़ी जो है वो सूबेदार है। सो अगर आपको सिर्फ ये पता है कि सबसे छोटी यूनिट जो है वो मुकद्दम है और सबसे बड़ी यूनिट सूबेदार है, तो एक ही ऑप्शन में आपको ऐसा मिलेगा जिसमें सूबेदार से स्टार्टिंग हुआ हो और मुकद्दम में एंडिंग। तो इसका आंसर फिर क्या है, ऑप्शन डी ओनली। बाकी क्या अगर आपको कन्फ्यूजन भी होती है तो कोई बात नहीं, बस अगर आपको ये पता है कि सबसे बड़ा वाला जो है एरिया वो सूबा कहलाता है और सबसे छोटा वाला जो विलेज हेडमैन होते हैं वो मुकद्दम कहलाते हैं, तो वहाँ से फिर आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। अगेन देखिए मेज द कॉलम ही दिया गया है, टीपू शाह, दुदू मियाँ, चैत सिंह और टीटू मीर। सो चैत सिंह कंट्रोवर्सी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, बनारस रेबेलियन से संबंधित था। ये हर एक बुक में आपको कवर्ड मिल जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास बचते सी और डी। और उसके बाद फिर हमें दूसरा बताना है टीपू शाह। तो टीपू शाह देखिए पागलपंथी से जुड़े हुए थे, यह स्पेक्ट्रम में भी कवर्ड है। सो हमारे पास ऑप्शन बचा सिर्फ सी। ओके, क्योंकि ये फिर गलत हो गया। और फिर दुदू मियाँ देख लेते हैं, फैराजी मूवमेंट से, और टीटू मीर जो है वो तारख्य मोहम्मदिया मूवमेंट से जुड़े हुए थे। सो अगर आपको एक या दो भी पता है तो आपके आंसर निकल करके आ जा रहे हैं। ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि कौन कौन से जो लीडर है वो कांग्रेस के एक से ज़्यादा बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, इस तरह से आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत सारे जो है वो एक से ज़्यादा बार हैं, बट सारे के बारे में पता रख पाना बहुत डिफिकल्ट है। सो ये स्पेक्ट्रम के लास्ट पेजेस में आपको पता होगा, रिवीजन के पर्पज़ के लिए दिया गया, वहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए दादा भाई नौरोजी 1886 में बने फर्स्ट बार, उसके बाद अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं 1893 में भी बने, और फिर आप जब आगे देखेंगे तो दादा भाई नौरोजी का नाम तीसरी बार आपको 1906 में मिलेगा। ओके, और इसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पे, सो रहीमतुल्लाह सयानी जी की बात जब बोली गई तो एक ही बार 1896 में ये बने हैं। सो यहाँ पे अगर हम एलिमिनेट, सो रहीमतुल्लाह सयानी जी सिर्फ एक बार बने, तो अगर हम डी को एलिमिनेट करें सो यहाँ पे ए चला गया, सी चला गया और डी भी चला गया, क्योंकि यहाँ पे भी ए बी सी डी ई पाँचों ही होंगे क्योंकि ऑल ऑफ द अबव की बात की जा रही थी। तो हमारा आंसर फिर बना ऑप्शन बी, ए बी सी एंड ई। हालांकि देखिए ये याद रख पाना कि रहीमतुल्लाह सयानी सिर्फ एक बार बने काफ़ी डिफिकल्ट है, तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा। इसका आंसर फिर क्या, ऑप्शन बी। ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, बोला जा रहा है महाराजा रंजीत सिंह केम फ्रॉम करोड़ सिंघिया माई मिसल। सो देखिए मिसल, हालांकि ये स्टैंडर्ड बुक्स में तो कवर्ड नहीं है उतने डिटेल में। महाराजा रंजीत सिंह सुकर चकिया मिसल से आते थे, जो कि लास्ट मिसल थी। सो ये वाला फर्स्ट वाला गलत है। दूसरा बोला गया जीन फ्रांसिस एलार्ड एंड जीन बैप्टिस्टे वेंचुरा वर टू नेपोलियनिक जनरल्स इन सर्विस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। हाँ ये सही है, महाराजा रंजीत सिंह के सर्विस में टू नेपोलियनिक जनरल जो थे वो ये थे, जैन फ्रांसिस एलार्ड और जैन बैप्टिस्टे वेंचुरा। सो इसका आंसर फिर है ऑप्शन बी। ये भी अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि स्टैंडर्ड सोर्सेज में ये चीज़ें डिफिकल्टली मिलती हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, विच अमोंग द फॉलोइंग वर वुमेन अडेयर सेंट ऑफ साउथ इंडिया भक्ति मूवमेंट। साउथ इंडिया भक्ति मूवमेंट के बारे में आपको बताना है कि कौन कौन सी अडेयर सेंट है वुमेन। ओके, सो यहाँ पे देखिए कराईकल। सो देखिए अक्का महादेवी इसमें से जो ऑप्शन में है, सो बसावन्ना, अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी, ये जो तीनों नाम मैंने लिए ये वीर सेवा मूवमेंट से जुड़े हुए थे और ये काफ़ी फेमस सेंट थे वीर सेवा मूवमेंट के, राइट।
तो यहाँ पे हम अगर सिर्फ एलिमिनेट करें अक्का महादेवी को, डी अगर हम एलिमिनेट करें तो हमारा आंसर फिर निकल करके आ जाएगा ऑप्शन सी, राइट, क्योंकि तीनों में ही डी है। अब ना देखिए ये अक्का महादेवी वाला जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि किस धर्म से किस भक्ति मूवमेंट से जुड़ी हुई थी, तो वहाँ पे आंसर क्या है, वीर सेवा मूवमेंट। सो इसलिए फिर डी गलत बनता है और हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा ऑप्शन सी, ए, सी एंड ई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द कॉटन प्लांटेशन इन इंडिया इन 19th सेंचुरी। अमेरिकन सिविल वॉर ऑफ 1861 इम्पैक्टेड कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया। हाँ ये बिल्कुल सही है, 1861 का अमेरिकन सिविल वॉर में कॉटन प्रोडक्शन को प्रभावित किया गया। दूसरा बोला गया कॉटन प्रोडक्शन बूम्ड इन डेक्कन कंट्री साइड। हाँ ऐसा हुआ था, कॉटन प्रोडक्शन काफ़ी बूम हुई थी। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी जहाँ पे मैंने ये डिस्कस किया था डेक्कन रायोट्स के बारे में, वहाँ पे मैंने इसे बहुत ही डिटेल में एनसीईआरटी के साथ कवर किया है। बाई 1862 90% ऑफ द कॉटन इम्पोर्ट टू ब्रिटेन केम फ्रॉम इंडिया। यहाँ ये भी सही है, एक्सपेंशन इन कॉटन प्रोडक्शन मेड रायोट्स रिचर देन द साहूकार। रायोट्स मतलब किसान होता है। सो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कॉटन प्रोडक्शन में एक्सपेंशन हुआ था, बट ऐसा देखने को नहीं मिला था कि रायोट्स रिच हो जाए। उस वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में बताया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द डेक्कन राइट ऑफ 1875 वाज द रिएक्शन ऑफ साहूकार अगेंस्ट द रिच रायोट्स। ऐसा कुछ नहीं है, डेक्कन रायोट जो है वो मेनली किसानों के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था और साहूकार के अगेंस्ट में स्टार्ट किया गया था। उनके जो खाता बही है उन्हें जलाया जा रहा था, तो ये तो उल्टा बोल दिया गया। तो सिर्फ आप ये देख पाते कि हाँ डी ई जो है वो गलत है और डी भी गलत है। सो यहाँ पे अगर आप डी को ही एलिमिनेट करेंगे सिर्फ, तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा ए, बी एंड सी ओनली, राइट, ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन आपको किंग के नाम दिए गए हैं और वहाँ पे आपको मैच करना है इंस्क्रिप्शन से। सो सबसे पहले देखिए समुद्रगुप्त का इंस्क्रिप्शन सबसे ज़्यादा एग्जाम में रिपीट हुआ है, बहुत ही ये कॉमन और इजी है। तो समुद्रगुप्त का इंस्क्रिप्शन इलाहाबाद के साथ जाएगा। सो अगर आप सी को 4 के साथ मिलाएंगे तो कौन सा ऑप्शन बचा, अच्छा सिर्फ एक ही बचा ना, तो फिर आंसर हो गया इसका ऑप्शन ए। देखिए बहुत बार क्वेश्चन इजी हो जा रहे हैं अगर आप एक भी अगर आपको पता है तो फिर यहाँ पे आंसर क्या बना, ऑप्शन ए। बाकी का देख लेते हैं। सांची कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन चंद्रगुप्त सेकंड के साथ, एहोल इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन सेकंड, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन और इंपॉर्टेंट है। तीसरा इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इसकी मैंने बात की समुद्रगुप्त के साथ, और 12 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ये कौन सा जाएगा, मिहिर भोज के साथ, ऑप्शन बी। सो इसका आंसर फिर क्या बना, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन आपको लैंड और टैक्सेशन यूनिट के बारे में बताया गया और पर्सनालिटी के साथ मैच करना है। दहसाला सिस्टम अकबर के टाइम पे राजा टोडरमल ने स्टार्ट किया। सो अगर हम ए को बी के साथ मिलाएं तो हमारे पास कौन कौन से बचेंगे, सी और बी। बिगाए दफ्तरी, बिस्वा, अगर आपको ये दोनों नहीं भी पता है, गजे सिकंदरी का नाम आपने जरूर सुना होगा। सो डी जाएगा फिर 4 के साथ। सो हमारा कौन से में डी 4 के साथ है, ऑप्शन सी और डी में था, लेकिन हमने पहले ही डी को एलिमिनेट कर दिया क्योंकि दहसाला सिस्टम राजा टोडरमल के साथ जाएगा और गजे सिकंदरी। सो 2 फर्स्ट, हमारा आंसर सिर्फ एक ही बचता है, ऑप्शन सी, ठीक है, ए 2 के साथ और डी जो है वो 4 के साथ। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। सो बिघाए दफ्तरी देख लेते हैं फिर किससे जुड़ा हुआ है, शाहजहाँ के साथ, और बिस्वा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ। सो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको चारों पता हो, एक या दो पता है तो वहाँ से भी आंसर निकल जा रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको हिस्ट्री के बारे में क्रोनोलॉजी में लगाना है किंग्स को। अगर आप ये क्वेश्चन देखें तो ये सिविल सर्विसेज से डायरेक्टली रिपीटेड है। सो ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में पूछा गया था, बस ऑप्शन आपको चेंज कर दिए गए हैं। सो देखिए, राइज ऑफ प्रतिहाराज अंडर मिहिर भोज, ये किस सेंचुरी में, बस आपको याद रखना है, डायरेक्ट ईयर याद रखना पॉसिबल नहीं है। सो पल्लवा किंगडम जो है वो 6th सेंचुरी में, सबसे पहले से करते हैं, पल्लवा किंगडम जो है 6th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। पाल डायनेस्टी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, गोपाल इसके फाउंडर थे, 7th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ। उसके बाद प्रतिहारा जो है वो 8th सेंचुरी में, और चोला पीरियड 9th 10th सेंचुरी में देखने को मिला, जो कि माइटिएस्ट किंगडम था साउथ इंडिया का। सो यहाँ पे फिर आंसर क्या बना हमारा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट बनता है। सबसे पहले सेकंड में पल्लवा किंगडम अंडर महेंद्र वर्मन, कौन सा सेंचुरी में हुआ, 6th सेंचुरी में। पाला किंगडम 7th सेंचुरी, प्रतिहाराज 8th सेंचुरी के आसपास, और चोला पीरियड 10th सेंचुरी के बाद देखने को मिला। सो अगर आपको सिर्फ ये पता है कि सबसे लास्ट में यहाँ पे चोला किंगडम आए, चोला किंगडम की स्टेब्लिशमेंट हुई, सो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि सबसे लास्ट जो है वो 4 एक ही ऑप्शन में दिया गया, सिर्फ सी में। तो यहाँ से भी फिर आप आंसर निकाल लेते हैं। नाउ अगेन देखिए 43 नंबर क्वेश्चन में भी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही सेट करना है इवेंट्स को। सो आइए देखते हैं सबसे पहले कौन कौन सी जीत है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में स्टार्ट हुए, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। दूसरा देखिए डांडी मार्च, डांडी मार्च हर किसी को पता है 1930।
रोलेट एक्ट भी सबको पता होता है 1919, इसी के विरोध में, रोलेट एक्ट के विरोध में ही गांधी जी ने प्रदर्शन किया था। उसके बाद ये अगर हमें ये सिर्फ 3 पता है कि 1919 आएगा, फिर 30, फिर 31, यानी सबसे पहले आएगा हमारे पास 3, फिर डांडी मार्च आया 2 और उसके बाद फिर 1। तो 3-2-1 किस में देखने, क्या यहाँ 3-2-1 है? नहीं, 3-1-2 है। क्या यहाँ 3-2-1 है? नहीं, यहाँ भी नहीं है। ऑप्शन डी में देखते हैं, क्या यहाँ 3-2-1? नहीं, यहाँ भी नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, बी, 3-4-1-2। थोड़ा डिफिकल्ट है, डेथ ऑफ जतिन दास अगर आपको ना पता हो तो। 63 डेज़ का हंगर स्ट्राइक इन्होंने किया था, उसके बाद ये 1929 में मार्टियर्ड हो गए। ओके, सो यहाँ पे फिर 1929 आता 4 वाला। सो 3-4-2-1 बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले 3 में कौन सा है? रोलेट एक्ट 1919 में, 4 में डेथ ऑफ जतिन दास 1929, डांडी मार्च 1930 और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाटर वैदिक पीरियड में आपको बताना है जो टर्म बाली है वो किससे क्या डिनोट करता है? सेक्रीफाइस को, पावरफुल लैंडलॉर्ड्स को, टैक्स को या रेवेन्यू को? ये इजी क्वेश्चन है, हर स्टैंडर्ड बुक्स में मिल जाएगा। बाली एक तरह का टैक्स होता था जो कि वॉलंटरी दिया जाता था, ठीक है, स्वैच्छिक रूप में दिया जाता था राजा को। सो मौर्यन पीरियड में बेसिकली 3 तरह के टैक्स लगाए जाते थे, सीता, बाली और भाग, राइट। सो सीता जो होता वो टैक्स ऑन लैंड होता था, ज़मीन पर कर लगाया जाता था, वो सीता कहलाता था। बाली जो है वो वॉलंटरी बेसिस पे होता था, स्वैच्छिक रूप में, एक तरह का रिलीजियस टैक्स था। और जो भाग होता था वो एग्रीकल्चर लैंड पे लगाया जाता था। ये मौर्यन पीरियड के 3 टैक्सेस हैं, ये बहुत ही आपको हर बुक में मिल जाएंगे, लूसेंट वगैरह में भी ये कवर्ड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अष्टपद इन एंशियंट टाइम रेफर्स टू। सो अष्टपद क्या होता था? एक चेस टाइप का गेम होता था, ये आप चेस से पहले ही खेला जाता था, बट इसी तरह का बोर्ड रहता था। एग्जैक्टली चेस आप नहीं बोल सकते, आप इंटरनेट पे से सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा। और बोला जाता था कि गौतम बुद्ध ने एक लिस्ट बनाई थी कि कौन कौन से गेम नहीं खेलने चाहिए, उसमें से ये एक अष्टपद आता था। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखिए हिस्ट्री का, बोला जा रहा है तात्या टोपे के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है? हिज रियल नेम वाज रामचंद्र पांडुरंग राव। दूसरा बोला गया इन बिठूर ही केम इन कॉन्टेक्ट विथ नाना साहब एंड मोरोपन टांबे। तीसरा बोला गया ही बिलोंग टू योला इन महाराष्ट्र। चौथा बोला गया ही लेड अ रेबेलियन इन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। अब देखिए, ये बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा था मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन्होंने रेबेलियन को लेड किया था या नहीं। सो देखिए 1859 में जो तात्या टोपे है वो जयपुर पहुंचते हैं और वहाँ पे मान सिंह के दरबार में रहते हैं जो कि नारवार के राजा थे। बट चूँकि ग्वालियर के राजा के साथ उनका डिस्प्यूट चल रहा था तो फिर बाद में अंग्रेज़ों को तात्या टोपे को सौंप दिया गया राजा के द्वारा। सो बेसिकली ये थी स्टोरी। सो राजस्थान में भी उन्होंने लीड किया था कुछ पोर्शन में। सो ये वाला फिर 4 जो है वो सही है, सही माना जाएगा। और बाकी तो आपको पता ही होगा, रामचंद्र पांडुरंग उनका ओरिजिनल नेम था और वो बिठूर में आकर के नाना साहब के कांटेक्ट में आते हैं और वो बेसिकली योला से बिलोंग करते हैं। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगेन ये भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था क्योंकि ये जो स्पेशली रीजन दिया गया मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये याद रख पाना डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमें लगता है मेनली राजस्थान वाला रीजन जो वो अनअफेक्टेड रहा है और ये कुछ हद तक सही भी है, बट कुछ रीजन में माइनर रिवोल्ट देखने को मिले। सो बस हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन आए हैं HCS में ज्योग्राफी के वो सारे देखेंगे। थैंक यू सो मच।